हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की बात करें तो इसमें स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट एंड स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन। कोई भी ड्रग होता है, चाहे वो ओल्ड हुआ या फिर न्यू ड्रग हुआ, तो उसकी स्टडी करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं एंड एक्शन देखते हैं इन फार्माकोलॉजी। इफेक्ट और एक्शन देखने के लिए, किसी भी ड्रग का इफेक्ट एंड एक्शन देखने के लिए इसमें टू पैरामीटर यूज होते हैं। नंबर वन, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। नंबर टू, फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर। इन दो पैरामीटर की हेल्प से ड्रग का एक्शन एंड ड्रग का इफेक्ट देखते हैं इन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। नंबर वन, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। नंबर टू, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। ड्रग का इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे देखा जाता है एंड क्लिनिकल ट्रायल में ड्रग का इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे देखा जाता है। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन एनिमल। एनिमल पे ड्रग का इफेक्ट देखा जाता है एंड लेबोरेटरी स्टडी की जाती है ड्रग की। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि फार्माकॉन एंड लोगो से मिलकर बना है। फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड लोगो मीन्स स्टडी। फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग विच डील्स ड्रग इंटरेक्शन टू बॉडी। इसमें जो ड्रग का इफेक्ट है वो देखते हैं कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है या फिर ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, और बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक रिस्पॉन्स देखते हैं एंड स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट लाइक थेरापेटिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट को देखते हैं एंड साइड इफेक्ट को देखते हैं। ड्रग के कितने साइड इफेक्ट आ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट कितने आ रहे हैं ड्रग के, इंटरेक्शन किसके साथ है, कौन सी ड्रग के साथ है, ये देखा जाता है एंड कंसर्न कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहेगा ड्रग का और इंडिकेशन क्या रहेगा। तो इसमें इसके साथ साथ इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा ड्रग का, ये सब ऑल ओवर स्टडी फार्माकोलॉजी में करते हैं। मैंने दो पैरामीटर बताए थे। किसी भी ड्रग की अगर स्टडी करते हैं तो टू पैरामीटर यूज फॉर स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट। नंबर वन, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर और नंबर टू, फार्माकोडायनामिक पैरामीटर। तो हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की बात करें तो मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी। मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी और व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है इसमें देखते हैं। जैसे कि कोई भी ड्रग है, अगर उसका इनटेक किया जाता है तो इनटेक होने के बाद उसका ADME प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ADME की बात करें तो एब्जॉर्प्शन, मेटा एब्जॉर्प्शन, D से डिस्ट्रीब्यूशन, M से मेटाबॉलिज्म एंड E से एक्सक्रेशन या फिर एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। इनटेक जैसे कि ADME की अगर हम बात करें तो ADME डिपेंड करता है ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि कोई भी ड्रग का इनटेक किया जाता है, करने के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे कि डिसइंटीग्रेशन एंड डिजोल्यूशन टाइम। अगर ड्रग का डिजोल्यूशन टाइम जो है बहुत ज़्यादा है या फिर डिसइंटीग्रेशन टाइम बहुत ज़्यादा है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन लेट होगा और ड्रग का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत लेट हो स्टार्ट होगा। जैसे कि अगर डिसइंटीग्रेशन टाइम एंड डिसोल्यूशन टाइम
अगर कम है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जितना कम होगा उतनी ही जल्दी ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा और ड्रग का इफ़ेक्ट भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखना है जो ड्रग होता है उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है ADME प्रोसेस। जैसे कि कोई भी ड्रग है या कैप्सूल है, टैबलेट है, उसका अलग-अलग सबका डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम होता है। तो इतना क्लियर है फिलहाल ये। अब हम बात करते हैं फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक ये सेकंड पैरामीटर है। तो फार्माकोडायनामिक में ड्रग का इफेक्ट देखते हैं एंड व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। जो ड्रग है बॉडी के साथ क्या करता है इसमें ये देखते हैं। और जैसे कि इफेक्ट की बात करें तो इसमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंड थेरापेटिक इफेक्ट ड्रग का देखते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट कितना आता है ड्रग का एंड एडवर्स इफेक्ट। जैसे कि एक ड्रग है एड्रानलिन। एड्रानलिन को जब एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है तो ये स्टिमुलेट करता है, कार्डियक स्टिमुलेशन करता है और इसके साथ साथ ये हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है और हाइपर ग्लाइसीमिया कराता है। जैसे कि अगर हम ड्रग के इफेक्ट की बात करें तो उसका टॉक्सिक थेरापेटिक इफेक्ट होता है। इसमें देखते हैं, स्टडी करते हैं कितना ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, कितना थेरापेटिक रिस्पॉन्स है ड्रग का। जैसे कि इसमें टॉक्सिक इफेक्ट की बात करें, स्किन रेड हो जाना या स्किन रैशेस हो जाना। ड्रग ड्रग एक एक्टिव केमिकल एजेंट है और जो कि यूज होता है डायग्नोस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज। ड्रग की डेफिनेशन की बात करें तो ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज और इज इंटेंडेड टू बी यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द रेसिपिएंट। तो याद रखना है ड्रग जो एक्टिव एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंज इन बॉडी। फार्माकोथेरापेटिक की बात करें तो फार्माकोथेरापेटिक फार्माकोलॉजी का एप्लीकेशन है एंड इसके साथ साथ इसमें जो ड्रग का इफेक्ट देखा जाता है और इसमें चॉइस ऑफ ड्रग थेरेपी। जैसे कि फार्माकोथेरापेटिक्स ये फार्माकोलॉजी का ही एप्लीकेशन है और इसमें ये देखा जाता है जैसे कि कोई भी डिजीज है वो डिटेल में लिखी हुई होती है और उसके साथ साथ उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट एंड चॉइस ऑफ ड्रग। जैसे कि नॉलेज ऑफ द डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर, सेलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग, डोजेस एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो याद रखना है फार्माकोथेरापेटिक फार्माकोलॉजी का ही एप्लीकेशन है बट इसमें जो डिजीज होती हैं वो डिटेल में लिखी हुई होती हैं और उसके साथ साथ उनका ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट एंड चॉइस ऑफ थेरेपी, ड्रग थेरेपी की चॉइस होती है कि कौन सा ड्रग किस डिजीज में बेटर रिस्पॉन्स देगा। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात करें, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन। जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल होते हैं तो ये सब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो ओल्ड ड्रग का हो क्लिनिकल ट्रायल या फिर न्यू ड्रग का हो। तो इसमें इवेल्युएशन स्टडी करते हैं ड्रग की, जिसमें कि देखते हैं कितना ड्रग का एफिकेसी है, कितना ड्रग सेफ है और कितना अनसेफ है। एंड कंपैरेटिव ट्रायल करते हैं एक ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ कंपैरिजन करते हैं, उसके इफ़ेक्ट को लेके कंपैरिजन करते हैं, उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट को लेके कंपैरिजन करते हैं, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट को लेकर
कंपैरिजन करते हैं, एक ड्रग का कंपैरिजन दूसरे ड्रग से करते हैं। ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आता है। एंड सर्विलेंस पैटर्न, सर्विलेंस की बात करें तो इसमें एडवर्स इफेक्ट देखते हैं किसी भी ड्रग का कितना है, और एक डेटा जनरेट करते हैं जो कि हेल्प करता है ऑप्टिमम यूज ऑफ ड्रग एंड प्रैक्टिस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। कीमोथेरेपी एंड टॉक्सिकोलॉजी की बात करें, कीमोथेरेपी की बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर सेल्स की स्टडी होती है और ड्रग का इफेक्ट देखते हैं ट्यूमर सेल्स पे। कीमोथेरेपी में ड्रग का इफेक्ट की जो कैंसर सेल्स होती हैं उन पे देखा जाता है कि ड्रग का इफेक्ट क्या आता है, कितना इफेक्टिव है ड्रग और कितना रिस्पॉन्स कर रहा है किसी भी ट्यूमर सेल्स को किल करने में। टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो इसमें ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट देखते हैं एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। इसमें जैसे कि अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट भी इस टॉक्सिकोलॉजी में होता है। जैसे कि कोई टॉक्सिक केमिकल किसी के द्वारा अगर कोई भी है, अगर वो इनटेक कर लेता है तो उसका ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इन टॉक्सिकोलॉजी में होता है। फार्मेसी एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन की बात करें तो सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन फार्माकोपिया के थ्रू इंफॉर्मेशन ऑल ओवर मिल जाती है ड्रग की। जैसे कि हर देश की अपनी अपनी फार्माकोपिया होती है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया। एंड अदर सोर्सेज की बात करें तो टेक्स्ट बुक आ गई, जर्नल्स आ गए एंड फार्माकोलॉजी जो भी हैं जर्नल्स हैं जितने भी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड हैं उनके थ्रू ड्रग की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और फार्मूलरी, जैसे कि फार्मेसी की बात करें तो इसका ड्रग मैन्युफैक्चर से लेके रिसर्च से लेके काम, डिस्पेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग इंफॉर्मेशन, ड्रग काउंसलिंग आदि फार्मेसी का ही रोल रहता है। ड्रग नोमेनक्लेचर की बात करें तो 3 नोमेनक्लेचर हैं। एक तो नंबर 1 केमिकल नेम से है, जैसे कि एसिटाइल साइलिसिलिक एसिड जो है एस्पिरिन का केमिकल नेम है। एंड नंबर 2 की बात करें नन प्रॉपर्टी नेम, जिसमें कि जो इंग्रेडिएंट के बेसिस पे नेम रखा गया है, जेनेरिक नेम पे रखा गया है। एंड प्रॉपर्टी नेम की बात करें या फिर ब्रांड नेम भी कहते हैं इसे, तो ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा रखा जाता है ना। जैसे कि डिस्प्रिन इज अ ब्रांड नेम ऑफ एस्प्रिन एंड क्रोसिन फॉर पैरासीटामोल। सोर्सेस ऑफ ड्रग सोर्सेस ऑफ ड्रग की बात करें, ड्रग के क्या क्या सोर्स रहेंगे तो नंबर 1 नेचुरल सोर्स, जिसमें प्लांट से ड्रग को कंटेन किया जाता है, जैसे कि एल्कोलॉइड्स हैं, मॉर्फिन, एट्रोपिन प्लांट से कंटेन करते हैं। एंड ग्लाइकोसाइड्स हैं जैसे कि डिजिटॉक्सिन जो कि हार्ट में यूज होते हैं, इन्हें प्लांट से ही लिया जाता है। एनिमल से जो लिए जाते हैं इंसुलिन एंड हेपेरिन को एनिमल से लिया जाता है। मिनरल्स की बात करें तो इसमें फेरस सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट मिनरल से बनाया जाता है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में, जैसे कि पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। नंबर 2 सेमी सिंथेटिक ड्रग की बात करें तो हाइड्रोमॉर्फिन। एंड सिंथेटिक ड्रग की बात करें तो इसमें जैसे कि एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, ये सब सिंथेटिक ड्रग है। और आजकल जेनेटिक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है इसके थ्रू, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन बनाना और फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड वैक्सीन बनाना एंड एंटीबायोटिक्स बनाना बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट्स, एसेंशियल ड्रग की बात करें तो एसेंशियल ड्रग में हमारे नन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आते हैं, जो कि जैसे कि हमारे ओटीसी प्रोडक्ट कह सकते हैं हम। जैसे कि ओटीसी प्रोडक्ट की बात करें तो पैरासीटामोल है, नीमोसलाइड है, क्रोसिन है, डिस्प्रिन है, ये सब ओटीसी ही प्रोडक्ट हैं। जैसे कि अगर दर्द होता है तो हम नीमोसलाइड ले लेते हैं या फिर पैरासीटामोल ले लेते हैं फीवर आता है तो। इनमें कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती,
तो जितने भी ओटीसी प्रोडक्ट आते हैं ये सब एसेंशियल प्रोडक्ट ही होते हैं। जैसे कि हाइपरटेंसिव ड्रग आते हैं या फिर कार्डियक रिलेटेड ड्रग आते हैं या फिर कह सकते हैं डायबिटिक्स जो ड्रग होते हैं, इनकी जो नीड है, जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि टीबी के ड्रग आते हैं, ये भी एसेंशियल ड्रग कहलाते हैं। टीबी है, लेप्रोसी है, इन ड्रगों की ज़रूरत है। इन इन ड्रगों का जो स्टोरेज है वो ज़्यादा रहना चाहिए, कमी नहीं रहना चाहिए। तो ये एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में हमारे जो ओटीसी प्रोडक्ट हैं वो आते हैं। और जो हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनकी नीड होती हैं फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। तो इसमें जो एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट है वो इसी के बेसिस पे है। जैसे कि कुछ एसेंशियल ड्रग हैं हमारे, चाहे हमारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं, जिसमें कि पैरासीटामोल है, निमोसिलाइड है, एंड उसके साथ-साथ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि यूज़ होती हैं फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। एंड उसके साथ-साथ जैसे कि डायबिटिक ड्रग हैं, जो डायबिटीज़ में ड्रग यूज़ होते हैं, एंड हाइपरटेंसिव ड्रग है और ट्यूबरकुलोसिस के ड्रग हैं, जो कि एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं, एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। और इनका जो स्टोरेज है वो ज़्यादा रहना चाहिए, कमी नहीं पड़नी चाहिए इन ड्रगों के कारण। और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की डिमांड है या फिर नीड है फॉर किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए या फिर डायग्नोस करने के लिए। और इसके साथ-साथ जो भी ड्रग यूज़ किए जाते हैं, उनकी एक रिलेवेंस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और एविडेंस बेस उनकी एफिकेसी एंड सेफ्टी होनी चाहिए, वही इस एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। अगर वो उनकी एफिकेसी एंड सेफ्टी ठीक है, तो वो ड्रग एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि कोई ड्रग है वो सेफ नहीं है फॉर पब्लिक जो भी है, तो अगर वो सेफ नहीं है तो वो एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में नहीं आएगा। कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो इसमें जो एक ड्रग का प्राइस ज़्यादा होता है और एक ड्रग का प्राइस कम होता है, तो उसमें कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्टडी करते हैं, जिसमें उन ड्रगों का जैसे कि एक ड्रग का जो प्राइस है वो ज़्यादा है, एक ड्रग का कम है। तो जो कम वाले जिस ड्रग का कम प्राइस है तो उसका कंपैरिजन करते हैं, उसकी सेफ्टी देखते हैं, एफिकेसी देखते हैं एंड उसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं, उसका थेरापेटिक रिस्पॉन्स देखते हैं या फिर इफ़ेक्ट देखते हैं। देखते हैं और उसका कंपैरिजन जिस ड्रग का अमाउंट ज़्यादा है उससे करते हैं। तो उसके अगर कंपैरेटिव कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की स्टडी करते हैं तो उसका एक ये बेनिफिट मिलता है कि जो ड्रग का जैसे कि जिसका ज़्यादा प्राइस है वो तो एवरी पेशेंट नॉट एबल टू परचेज़ दैट ड्रग, बट जिसका प्राइस कम है तो उसे परचेज़ कर सकता है पेशेंट, उस ड्रग को परचेज़ कर सकता है जिससे कि वो अपनी डिजीज़ को ट्रीट करवा सके या फिर क्योर करवा सके। तो वो एक डॉक्टर के भी पास एक चॉइस रहती है कि अगर जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा पुअर है, अगर उसकी किसी भी ड्रग की कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्टडी की गई है, तो वो उस पेशेंट को जो लो कॉस्ट वाली मेडिसिन है उसे प्रिस्क्राइब कर देगा डॉक्टर। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस जो कंपैरेटिव स्टडी होती है उसका यही बेनिफिट मिलता है, जो ड्रग ज़्यादा प्राइस की होती है उसका अल्टरनेटिव लो प्राइस का मिल जाता है, कम प्राइस का मिल जाता है और इसका ये बेनिफिट रहता है कि ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन सभी का हो जाता है। ऐसा कोई पेशेंट नहीं होता है जैसे कि कुछ पेशेंट होते हैं, अगर ज़्यादा ड्रग का प्राइस है और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ड्रग, जिसका कम प्राइस होना चाहिए, तो उस केसेस में कुछ पेशेंट जो मेडिसिन है उसे परचेज़ नहीं कर पाते हैं और इनकी डिजीज़ हो जाती है ड्यू टू नॉट परचेज़िंग जो जिसका प्राइस ज़्यादा है ड्रग अ, उसे नहीं परचेज़ कर पाते हैं, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है।
तो कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो स्टडी होती है उसका यही बेनिफिट है। एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, जो भी ड्रग यूज हो रहा है उसकी एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट की अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जैसे कि ओटीसी प्रोडक्ट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, इनके बगैर काम ही नहीं चल सकता। जैसे कि ओटीसी जैसे कि पैरासीटामोल है ड्रग, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो इसकी वजह के इसके बगैर काम नहीं चलना पाएगा। एक तो इसका ड्रग का प्रॉपर स्टोरेज रहना चाहिए, जैसे कि उसके साथ साथ हाइपरटेंसिव ड्रग हैं और डायबिटिक्स ड्रग हैं, ये सब एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में आते हैं और हमारी एंटीबायोटिक्स भी एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में आती हैं। नॉट ऑल एंटीबायोटिक्स बट सम एंटीबायोटिक्स आती हैं एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी। रिसेप्टर मीडिएटेड रिस्पॉन्स, रिसेप्टर मीडिएटेड रिस्पॉन्स की बात करें तो हम बात करेंगे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट। तो हम बात करते हैं जैसे कि रिसेप्टर मीडिएटेड रिस्पॉन्स, पहले हम कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। रिसेप्टर मीडिएटेड रिस्पॉन्स डिपेंड करते हैं एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एफिनिटी की बात करें तो ड्रग कैपेसिटी टू बाइंड रिसेप्टर, याद रखना। एफिनिटी की बात करें तो ड्रग कैपेसिटी टू बाइंड रिसेप्टर, एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात करें तो फार्माकोलॉजिकल या फिर थेरापेटिक रिस्पॉन्स। जैसे कि कोई ड्रग है वो बाइंड करता है रिसेप्टर से, ये एफिनिटी कहलाता है, और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद वो अपना थेरापेटिक या फिर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है, ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 एगोनिस्ट। एगोनिस्ट जो होते हैं इनके पास हाई एफिनिटी होती है एंड हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। तो याद रखना है, agonist bind to receptor and show therapeutic response, and agonist has high affinity and high intrinsic activity. Number 2 antagonist, antagonist जो ड्रग होते हैं उनके पास हैज़ हाई एफिनिटी विदाउट इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात करें तो उनके पास कोई भी फार्माकोलॉजिकल या फिर थेरापेटिक रिस्पॉन्स नहीं होता है। एंटागोनिस्ट का जो मेन रोल होता है वो एगोनिस्ट की साइड पे जाके बाइंड हो जाता है और एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देता है रिसेप्टर से। जिससे कि क्या होता है, जो एंटागोनिस्ट होता है वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो नहीं करता है और वो एगोनिस्ट को रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देता है और उसकी जगह पे जाके बाइंड हो जाता है। तो याद रखना है, एंटागोनिस्ट बाइंड टू रिसेप्टर बट नॉट शो थेरापेटिक रिस्पॉन्स या इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो एंटागोनिस्ट हैज़ हाई एफिनिटी विदाउट इंट्रिंसिक एक्टिविटी, जैसे कि इसमें नैलोक्सोन जो ड्रग है उसका यूज ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग में होता है एंड एट्रोपिन। नंबर 3 पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट की बात करें तो पार्शियल एगोनिस्ट हैज़ एफिनिटी बट लेस इंट्रिंसिक एक्टिविटी। पार्शियल जो एगोनिस्ट होता है बाइंड टू रिसेप्टर बट जो थेरापेटिक रिस्पॉन्स होता है उसका लेस देन एगोनिस्ट। इन कंपैरिजन की हम बात करें तो एगोनिस्ट से उसका इंट्रिंसिक एक्टिविटी या फिर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कम होता है। तो याद रखना है, पार्शियल एगोनिस्ट हैज़ एफिनिटी बट लेस इंट्रिंसिक एक्टिविटी। जैसे कि इसमें कुछ ड्रग हैं, पिंडोलोल, पिंडोलोल ड्रग है एग्जाम्पल में। जैसे कि आप देख सकते हैं एंटागोनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड होता है और कोई भी एक्शन शो नहीं करता है। ये एगोनिस्ट की साइड पे जाके बाइंड हो जाता है एंटागोनिस्ट
और बाइंड होने के बाद जो एगोनिस्ट का इफेक्ट है वो नहीं हो पाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एगोनिस्ट की साइड पे जाके बाइंड होता है, और ये एगोनिस्ट को रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देता है, और इसका कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट निकल के नहीं आता है। तो इतना याद रखना, एंटागोनिस्ट आप देख सकते हैं एगोनिस्ट की साइड पे जाके बाइंड हो रहा है और कोई भी एक्शन शो नहीं हो रहा है। जैसे कि पार्शियल एगोनिस्ट की बात करें तो ये एगोनिस्ट की साइड पे जाके बाइंड हो जाता है। बाइंड बाइंड होने के बाद ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी को शो करता है इन कंपैरिजन ऑफ लेस देन एगोनिस्ट। एगोनिस्ट की कंपेयर करें तो ये जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो करेगा एगोनिस्ट से कम करेगा, इसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ एगोनिस्ट। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एगोनिस्ट की साइड पे जाके बाइंड हो जाता है पार्शियल एगोनिस्ट, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो कम आता है इन कंपैरिजन ऑफ एगोनिस्ट। नंबर 4, इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट की बात करें तो इसके पास हाई या फिर फुल एफिनिटी होती है, हाई एफिनिटी कह सकते हैं या फिर फुल एफिनिटी होती है, बट जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है इसकी अपोजिट अपोजिट होती है टू एगोनिस्ट। ये एगोनिस्ट के अपोजिट एक्शन शो करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बेंजोडाइजापीन प्रोड्यूस एंटी एंजाइटी इफेक्ट एंड एंटी कन्वल्सन इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद बेंजोडाइजापीन रिसेप्टर। बट जो बीटा कार्बोलिन है, बीटा कार्बोलिन जो ड्रग है, एक्ट एज अ इनवर्स एगोनिस्ट। जो बीटा कार्बोलिन है वो एक्ट एज अ इनवर्स एगोनिस्ट, और वो बेंजोडाइजापीन रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है एंड प्रोड्यूस करती है एंजाइटी एंड कन्वल्सन इफेक्ट। तो याद रखना है जो इनवर्स एगोनिस्ट है उसका जो इफेक्ट होगा अपोजिट होगा टू एगोनिस्ट। जैसे कि जो बेंजोडाइजापीन है उसका जो इफेक्ट है एंटी कन्वल्सन एंड एंटी एंजाइटी इफेक्ट है, और इसमें की जो बीटा कार्बोलिन है वो की इनवर्स एगोनिस्ट है, उसका इफेक्ट एंजाइटी है एंड कन्वल्सन इफेक्ट है। स्पोर्ट्स रिसेप्टर की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फिर थेरापेटिक रिस्पॉन्स, एंड फुल एगोनिस्ट कैन कॉज अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स। एडिक्शन, एडिक्शन की बात करें तो जैसे कि एडिक्शन इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंड्स ऑन सब्सटेंस की बात करें जैसे कि मॉर्फिन है, कोडीन है, अल्कोहल है, इस पे फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिपेंड हो जाना, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। कोई भी पेशेंट होता है वो जैसे कि कुछ पेशेंट होते हैं वो ड्रग का यूज़ करते हैं, यूज़ करते करते कुछ ड्रग जैसे कि ऑपियोइड कैटेगरी के हैं या फिर बारबिटूरेट कैटेगरी के ड्रग हैं या फिर मॉर्फिन कोडीन जो ड्रग हैं वो उनसे उनका क्या होता है लत लग जाता है, एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये जो ड्रग हैं वो एडिक्शन कॉज करते हैं। जैसे कि अगर हम जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी की बात करें तो फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिपेंड हो जाना किसी भी ड्रग पे। इन ड्रगों का जैसे कि जो सिम्टम हैं वो तब देखने को मिलते हैं जब ड्रग को स्टॉप कर दिया जाता है, और जब ड्रग को रिकंटिन्यू दोबारा कर दिया जाता है तो सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि चेंज इन एपेटाइट, चेंज इन मूड, फैटिग, इरिटेबिलिटी, मसल्स पेन, नोजिया, स्लीपिंग डिफिकल्टी, ट्रीमो, सिकनेस।
तो इसमें जो एडिक्शन की बात करें तो फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिपेंड हो जाना टू ड्रग। ड्रग कोई भी हो सकता है, मॉर्फिन, कोडीन, अल्कोहल, उस पे डिपेंड हो जाना। और जब उसे मतलब कि छोड़ दिया जाता है, ड्रग को नहीं लिया जाता है, तब ये विथड्रॉवल सिम्टम दिखते हैं, जैसे कि चेंज इन एपेटाइट, चेंज इन मूड। तो ये सिम्टम तभी दिखते हैं जब ड्रग को स्टॉप कर दिया जाता है। जब ड्रग को रिकंटिन्यू दोबारा स्टार्ट कर दिया जाता है तो ये सिम्टम फिनिश हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं। तो याद रखना है, एडिक्शन की बात करें तो एडिक्शन एक स्टेट है जो कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंड है ऑन एनी सब्सटेंस लाइक मॉर्फिन, कोडीन, अल्कोहल एक्सेट्रा। और जैसे कि इन ड्रगों को जब छोड़ा जाता है तो ये सिम्टम दिखते हैं, जैसे कि चेंज इन मूड, मसल्स पेन, नोजिया, ट्रीमोर एंड डिफ़िकल्टी। और इन्हें रिकंटिन्यू दोबारा किया जाता है तो ये सिम्टम दिखना बंद हो जाते हैं। टॉलरेंस, टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस में जो ड्रग की रिक्वायरमेंट है वो हायर हो जाती है, ड्रग की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और ड्रग जैसे कि इसकी थ्योरी की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, requirement of a higher dose of a drug to produce a given response, लॉस ऑफ थेरापेटिक एफिकेसी। जैसे कि टॉलरेंस की बात करें तो बॉडी टॉलरेट कर जाती है। अगर ड्रग को रेगुलर बेसिस पे लिया जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है उस ड्रग की जो डोज है बढ़ा के देनी पड़ती है, तभी उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो होता है। उसका जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कम हो जाता है अगर एक ड्रग को लॉन्ग टाइम तक यूज किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि बॉडी टॉलरेट कर जाती है उस ड्रग को, और उस ड्रग की जितनी भी एमजी दी जा रही थी, कुछ समय के बाद उस ड्रग की एमजी बढ़ा के दी जाती हैं। जैसे कि सपोज़ कोई भी एग्ज़ाम्पल है, एक ड्रग 500 एमजी पर डे दिया जा रहा था, चाहे वो डायबिटिक का ड्रग था, चाहे वो सल्फोनाइल यूरिया कैटेगरी का ड्रग था, या फिर बीटा एगोनिस्ट 0 चाहे वो बीटा एगोनिस्ट की बात करें 0.5 एमजी थे। तो ये जो ड्रग हैं, अगर ये लॉन्ग टाइम तक यूज़ किए जाते हैं, मैंने बताया चाहे जैसे कि हमने 500 एमजी मान लिए, कोई भी ड्रग है 500 एमजी यूज़ किया जा रहा है डेली बेसिस पे, तो वो कुछ समय के बाद बॉडी उसे टॉलरेट कर जाती है और उसका जो थेरापेटिक रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है। तो इस केसेस में ड्रग की डोज़ बढ़ानी पड़ती है, तब उसका थेरापेटिक रिस्पॉन्स आता है। तो याद रखना है इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ हाई डोज ऑफ अ ड्रग प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स, और इसमें लॉस ऑफ थेरापेटिक एफिकेसी। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, सल्फोनाइल यूरियास इन टाइप 2 डायबिटीज एंड बीटा एगोनिस्ट इन ब्रोंकियल अस्थमा। अगर इनका जो यूज़ होता है लॉन्ग टाइम तक, जैसे ये तो डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ के ड्रग चलते ही रहते हैं और अस्थमा के भी ड्रग चलते रहते हैं। तो इनका जो कुछ समय के बाद बॉडी टॉलरेट कर जाती है इन ड्रगों को, और इनकी डोज बढ़ानी पड़ती है। जैसे कि कुछ जो ड्रग हैं जनरल, वो भी टॉलरेट कर जाते हैं, जैसे कि मॉर्फिन है, अल्कोहल है, एम्फेटामाइन। मॉर्फिन, अल्कोहल आप जैसे कि कुछ पेशेंट होते हैं मॉर्फिन या अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो कुछ समय के बाद उन्हें डोज बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। उतनी डोज से उनका थेरापेटिक रिस्पॉन्स मतलब कि नहीं आता है अच्छे से, और थेरापेटिक रिस्पॉन्स कम होने लगता है। जैसे कि हम इसमें बात करें कि नेचुरल टॉलरेंस एक होती है, नंबर 1 नेचुरल टॉलरेंस की बात करें तो जेनेटिकली डिटरमाइंड रिड्यूस रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग। जेनेटिकली जो देखा गया है
वो ड्रग का इफ़ेक्ट कम हो जाता है, जैसे कि सम स्पीशीज़ टॉलरेंस। जैसे कि कुछ स्पीशीज़ हैं उनमें ड्रग को ज़्यादा अमाउंट में दिया गया था और वो टॉलरेट कर गई थी। जैसे कि रैबिट कैन टॉलरेट लार्ज डोज ऑफ एट्रोपी। एक्वायर्ड टॉलरेंस की बात करें तो इसमें रिपीटेड एक्सपोज़र टू अ ड्रग, अगर रिपीटेड एक्सपोज़र मतलब कि ड्रग को बार-बार रिपीट किया जा रहा है तो उस केसेस में एक्वायर्ड टॉलरेट बन जाती है। और इसमें जो देखा गया है मॉर्फिन टॉलरेट, अगर बार-बार मॉर्फिन जो ड्रग है उसे रिपीटेड यूज़ किया जा रहा है तो ये टॉलरेट कर जाती है। टॉलरेट करने के बाद इसकी डोज़ेज़ बढ़ानी पड़ती है, तभी ये अपना थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो करती है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें टॉलरेंस तो नंबर 1 फार्माकोकाइनेटिक। इसमें देखा गया है ड्यू टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन। जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो एक टारगेट साइट पे नहीं जा पा रही है उतनी, और जिसकी वजह से जो ड्रग का एक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन। अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है और इंक्रीज मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो ड्रग का जो थेरापेटिक रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है बारबिटूरेट एंड कार्बामाजिपिन रिड्यूस देयर ओन मेटाबॉलिज्म while renal excretion of amphetamine is accelerated after regular intake. फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस की बात करें तो इसमें ड्यू टू लो रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर और डिक्रीज इन रिसेप्टर कपलेट सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसमें जो रिसेप्टर हैं वो उनका रेगुलेशन कम हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है रिसेप्टर कपलेट सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। इसकी वजह से फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस हो जाती है। और इसमें जो देखा गया है नंबर ऑफ रिसेप्टर डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रग का थेरापेटिक रिस्पॉन्स कम हो जाता है। टैकीफाइलैक्सिस की बात करें तो रिपीटेड यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स एट शॉर्ट इंटरवल में रिजल्ट इन रैपिड डिक्रीज इन फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अगर कोई भी ड्रग है वो शॉर्ट इंटरवल पे लिया जा रहा है, रिपीटेड बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करने पर शॉर्ट इंटरवल पे लिया जाता है तो उसका जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है। जैसे कि इफिनफ्रीन एम्फेटामाइन है, दीज आर एक्ट बाय रिलीजिंग नॉर एड्रालिनी फ्रॉम द एडर्जिक नर्व। तो इसमें इनका अगर रिपीटेड एडमिनिस्टर्ड किया जाता है कोई भी ड्रग, जैसे कि मैंने बताया इफिनफ्रीन एम्फेटामाइन, इन ड्रग का अगर रिपीटेड एडमिनिस्टर्ड किया जाता है तो इनका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कम हो जाता है। आइडोसिनक्रेसी क्रिएसी रिएक्शन, आइडोसिनक्रेसी रिएक्शन की बात करें तो इट इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू अ केमिकल। ये जो आइडोसिनक्रेसी रिएक्शन है वो क्लिनिकल ट्रायल में कभी-कभी मालूम नहीं पड़ती हैं और इन्हें जेनेटिकली देखा गया है कुछ इंडिविजुअल केसेस में, अलग-अलग केसेस में देखा गया है। तो इसमें जो केमिकल है उसकी एबनॉर्मल रिएक्टिविटी, मतलब कि जो केमिकल का रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है इस केसेस में, या फिर उसके जो फैक्ट हैं वो कुछ मतलब कि अदर इफ़ेक्ट निकल के आते हैं जिनका कोई आइडिया नहीं होता है, जो कि वो क्लिनिकल ट्रायल में फाउंड नहीं किए गए हैं और वो इंडिविजुअल बेसिस पे होते हैं, जेनेटिकली उन्हें देखा गया है। जैसे कि बारबीचूरेट कॉजेस एक्साइटमेंट एंड मेंटल कन्फ्यूजन इन सम इंडिविजुअल। तो याद रखना है आइडोसिनक्रिएसी जो रिएक्शन है जेनेटिकली बेसिस पे हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल में नहीं देखी गई हैं। वो इंडिविजुअल बेसिस पे देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि
barbiturate causes excitement and mental confusion in some individual. नींद की बात करें या कोनिडीन की बात करें तो क्रैम्प्स, डायरिया, अस्थमा ये कॉजेज करता है इन सम पेशेंट, नॉट ऑल पेशेंट। ड्रग एलर्जी की बात करें तो इट इज एन इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन। ये इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन है या इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो कि ड्रग के कारण हो जाती हैं, जैसे कि इन्हें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। ये जैसे कि अगर ड्रग एलर्जी की बात करें तो इसमें जो ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि बात करें ड्रग एलर्जी आर स्किन रैशेस हो जाना, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे अटैक करती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एंड इनकी हम बात करें तो ये सिम्टम जो हैं 1 से 2 वीक में दिखने लगते हैं। जैसे कि मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन की बात करें तो नंबर ए ह्यूमरल। ह्यूमरल जो रिस्पॉन्स होते हैं उनकी बात करें तो इसमें नंबर 1 टाइप 1 जिसे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कहते हैं, और ये ड्यू टू एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन ई के कारण एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होती हैं। जो मास्ट सेल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं मीडिएटर लाइक हिस्टामिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन लिकोट्रिन, जिससे कि जो सिम्टम देखने को मिलते हैं हीचिंग, एंजियोडीमा, ब्रोंकोस्पाज्म, रिनाइटिस और सोइलिंग ऑफ लिम्स एंड जनरलाइज ईचिंग, वीजिंग, पल्पिटेशन। एंड नंबर 2 टाइप सेकंड रिएक्शन जिसे साइटोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं, ये ड्यू टू इम्यूनोग्लोबिन ई एंड इम्यूनोग्लोबिन एम के कारण होती हैं। तो इसकी हम बात करें तो इसमें कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि लिवर, किडनी, मसल्स एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एग्रेनोसाइटोसिस एंड एप्लास्टिक अनीमिया। तो याद रखना है ह्यूमरल की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर 1 टाइप में एनाफाइलेक्टिक जो रिएक्शन है ड्यू टू इम्यूनोग्लोबिन ई के कारण, एंटीबॉडी के कारण। और टाइप 2 की बात करें तो इसमें साइटोलाइटिक रिएक्शन है, ये ड्यू टू इम्यूनोग्लोबिन जी एंड इम्यूनोग्लोबिन एम के कारण होती हैं। तो इसमें कुछ ऑर्गन भी डैमेज होने का चांस रहता है, जैसे कि लिवर, किडनी, मसल्स एंड एग्रेनोसाइटोसिस एंड एप्लास्टिक अनीमिया। नंबर 3 टाइप थर्ड की बात करें तो रिटार्टेड रिएक्शन कहलाती हैं ये। ये ड्यू टू इम्यूनोग्लोबिन जी के कारण होती हैं, और इसमें जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मीडिएट होते हैं या फिर रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से सीरम सिकनेस एंड फीवर एंड पॉलीआर्थराइटिस, न्यूड्यूसा एंड इसमें आर्थराइटिस और भी हैं। तो ड्रग डिपेंडेंस की बात करें तो कुछ जो ड्रग होते हैं जैसे कि मॉर्फिन है, कोडीन है, ये ड्रग डिपेंडेंसी कॉज करते हैं। अगर कोई पेशेंट इन ड्रगों को लेता है या फिर इनटेक करता है तो वो उन ड्रगों पे डिपेंड हो जाता है, और ये अल्टर करते हैं मूड एंड फीलिंग एंड ब्रेन फंक्शन को ये चेंज करते हैं। जैसे कि जो ड्रग हैं मॉर्फिन, कोडीन, ये जो ड्रग हैं इनका जो यूज़ है वो पर्सनली सेटिस्फैक्शन के लिए कभी-कभी यूज़ करने लगते हैं कुछ पेशेंट। तो इनका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो इनकी लत लग जाना, और ये चेंज करते हैं ब्रेन फंक्शन एंड मूड, और अगर इन ड्रगों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो पेशेंट कोमा में भी चला जाता है।
जैसे कि ड्रग डिपेंडेंस की बात करें, इट इज अ स्टेट इन विच यूज ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस की बात करें तो इंडिविजुअल बिलीव करता है ऑप्टिमल डोजिस जो है उस पे बिलीव करता है कि वो उस डोज कोई भी ड्रग है वो रेगुलर बेसिस पे उसे यूज करता है, तभी वो मेंटली फिट या फिर साइकोलॉजिकली उस पे डिपेंड हो जाता है। जैसे कि अगर वो ड्रग यूज़ नहीं करता है तो उसमें कुछ उसका बिहेवियर है या फिर पेन है, वो सिम्पटम दिखने लगते हैं। जैसे कि विथड्रॉवल सिम्पटम दिखने लगते हैं, जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन अगर ड्रग को स्टॉप कर दिया जाता है। फिजिकल डिपेंडेंस की बात करें, अल्टर्ड फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस अल्टर करती हैं ये, जैसे कि साइकोलॉजिकल माइंड बिहेवियर को अल्टर करती हैं, एंड फिजिकल की बात करें तो अल्टर करती हैं साइको फिजियोलॉजिकल स्टेट को अल्टर करती हैं, जैसे कि विथड्रॉवल सिम्टम मैं पहले ही बता चुका हूँ ये दिखते हैं। ड्रग की बात करें, ऑपियोइड एंड बार्बिटूरेट जितने भी जो नारकोटिक ड्रग हैं या फिर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हैं, मॉर्फिन, कोडीन, ये ड्रग डिपेंडेंसी करते हैं। अगर इन्हें इनटेक किया जाता है तो इन ड्रगों का लत लग जाता है और फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिपेंड हो जाता है पेशेंट इन ड्रगों पे, जैसे कि ऑपियोइड, बार्बिटूरेट एंड अदर डिप्रेसेंट यूजिंग इंक्लूडिंग अल्कोहल। स्कोप ऑफ फार्मेसी के स्कोप की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ थेरापेटिक वैल्यू एंड टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल एजेंट ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम। इसमें थेरापेटिक वैल्यू को देखते हैं, ड्रग की टॉक्सिसिटी की स्टडी करते हैं और बायोलॉजिकल एजेंट को का सिलेक्शन करते हैं, एंड किसी भी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक स्टडी करते हैं इन फार्माकोलॉजी में। एंड टॉक्सिकोलॉजी की हम बात करें तो डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। फार्माको विजिलेंस की बात करें तो फोकस ऑन इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन पेशेंट, सेफ्टी इंक्लूडिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट। फार्माको विजिलेंस में रिपोर्ट करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड क्लिनिकल स्टडी ऑफ न्यू ड्रग। इसमें फार्माकोलॉजी के स्कोप की बात करें, क्लिनिकल स्टडी ऑफ न्यू ड्रग की डिस्कवरी करना, एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग की एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल स्टडी करना। एक्सपेरिमेंटल स्टडी मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो एनिमल में करते हैं, एंड आर्टिफिशियल ऑर्गन में देखते हैं ड्रग की स्टडी, जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स होते हैं लैब, एंड क्लिनिकल स्टडी ऑन ह्यूमन बीइंग। तो जैसे कि हम इसकी स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप रिसर्च में है, न्यू ड्रग की डिस्कवरी करना और उसके एडवर्स इफेक्ट है और फिर उसके टॉक्सिक इफेक्ट देखना, एंड सेलेक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल, एक्टिव केमिकल का सिलेक्शन करना और ड्रग का इफेक्ट देखना इन इंडिविजुअल बेसिस पे एंड एनिमल पे देखना, और ड्रग की मतलब कि उसका स्टोरेज एंड डिजाइन करना, ड्रग को कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। तो ये सब फार्माकोलॉजी के स्कोप हो गए, डिजाइन करना ड्रग को कि कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेट कराना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी।